नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 500 साल पुरानी चुराई गई मूर्ति की होगी वापसी। ब्रिटेन को मिल सकता है ऐतिहासिक भूल सुधारने का मौका। हिंदू धर्म और तमिल साहित्य में है मूर्ति का विशेष महत्व। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत दूसरे पायदान पर। एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा गर्म करती है ये गैस। मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग भी है जिम्मेदार। और अर्मेनिया ने की कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा। अजरबैजान की आक्रामकता के कारण लिया फैसला। विवाद की जड़ रहा है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र का मुद्दा। आइए खबर शुरू करें। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई संत थिरुमंगई की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटा रही है। इस यूनिवर्सिटी का यह फैसला सांस्कृतिक कलाकृतियों को वापस लाने के चल रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा क्षण है। माना जाता है कि संत थिरुमंगई की यह मूर्ति तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी और इसे 1967 में सोथबी ऑक्शन हाउस से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय में रखा गया था। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने मूर्ति वापसी के लिए औपचारिक अनुरोध किया था। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परिषद ने भारतीय दावे का समर्थन किया और अब यह निर्णय चैरिटी आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। संत थिरुमंगई मूर्ति की वापसी ऐतिहासिक भूल को सुधारने का ब्रिटेन के लिए मौका है और इस तरह की पहल यूके भारत के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी। अब हम इस मूर्ति और संत थिरुमंगई की बात कर लेते हैं। यह मूर्ति लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें संत थिरुमंगई के हाथ में तलवार और ढाल है। यह मूर्ति हिंदू धर्म और तमिल साहित्य में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। थिरुमंगई का जन्म नागपट्टनम जिले के तिरुकुरयालूर में हुआ था। उनके माता पिता द्वारा उन्हें नाम दिया गया था नीलर। वे दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से अंतिम संत हैं जो वैष्णव परंपरा से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे विद्वान अलवारों में से एक और छंदों की रचना के संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ अलवार माना जाता है। उन्होंने शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी सम्मान किया। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। 2020 में वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन का लगभग 11% हिस्सा भारत का ही है, जो मुख्य रूप से उर्वरक के उपयोग से आता है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, जो लगभग 16% के साथ शीर्ष नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन वाला देश है। दरअसल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में N2O उत्सर्जन के वैश्विक मूल्यांकन पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख में पूरे विश्व को N2O उत्सर्जन के प्रति सचेत किया गया है। आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्म करने में सक्षम है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग और पशुओं के खाद से होता है। हालांकि इसका वर्तमान स्तर कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना कम है, लेकिन फिर भी नाइट्रस ऑक्साइड बहुत लंबे समय तक वातावरण में रहता है और यह वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायुमंडल में N2O की सांद्रता 2022 में 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुंच गई है, जो पूर्व औद्योगिक स्तरों से 25% अधिक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417 भाग प्रति मिलियन है। ये उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस विकिरण बल में 6.4% योगदान करते हैं और वैश्विक तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने चेतावनी दी है कि वर्तमान N2O स्तर बदतर स्थिति में है और इसने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2050 तक 2019 के स्तर से 20% कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का आग्रह किया है। 2020 में चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस मानव जनित N2O के शीर्ष उत्सर्जक थे। इसके अलावा N2O का लंबा जीवन काल इसके जलवायु और ओजोन प्रभावों को बढ़ाता है। उर्वरक का उपयोग जल निकायों में प्रदूषण को बढ़ाता है। मांस और डेयरी की बढ़ती मांग खाद्य उत्पादन और नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन को और बढ़ाती है। यह रिपोर्ट N2O उत्सर्जन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश भी डालती है, जिसमें भारी सब्सिडी वाले नाइट्रोजन उर्वरकों की जगह पर फसल प्रणालियों और उत्पादन प्रथाओं में बदलाव करने का आग्रह किया गया है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस,
हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो 10 जून से शुरू हुए बैच में 15 जून तक एडमिशन जारी है और अभी चल रहे स्पेशल ऑफर का लाभ उठाकर 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने रूस के नेतृत्व वाले CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने CSTO सदस्यों और अजरबैजान के बीच मिली भगत का आरोप लगाया है। यह निर्णय अजरबैजान की आक्रामकता, खासतौर पर नागोर्नो काराबाख संघर्ष में CSTO की प्रतिक्रिया से आर्मेनिया में फैले असंतोष के बाद लिया गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े हैं, जिस पर अजरबैजान ने बीते सितंबर में कब्जा कर लिया था। रूस के पारंपरिक रूप से आर्मेनिया के साथ संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उन संबंधों में खटास आ गई है, जबकि रूस के अजरबैजान के साथ गहरे संबंध हो गए हैं। इसके अलावा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने CSTO के सदस्यों पर अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण आर्मेनिया ने CSTO में अपनी भागीदारी रोक दी। बीते साल के सितंबर में अजरबैजान द्वारा नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने के बाद संबंधों में दरार आई, जिसके कारण आर्मेनियाई लोगों का विस्थापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन यहाँ के निवासी मुख्यतः जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं। इनका आर्मेनिया के साथ गहरा सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध है। इसका अधिकांश भाग गैर मान्यता प्राप्त नागोर्नो काराबाख गणराज्य द्वारा शासित था, जिसे आर्टाक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नागोर्नो काराबाख ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए। लेकिन 1993 तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा अजरबैजान के भौगोलिक क्षेत्र के 20% हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम करवाया। इसे बिश्केक प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन सितंबर 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से युद्ध हुआ और इस बार अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहा। रूस ने फिर से दोनों देशों के बीच एक समझौते की मध्यस्थता की और लाचिन कॉरिडोर पर शांति सेनाएं उपलब्ध कराईं। लेकिन अजरबैजान पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने एक बार फिर हमला कर पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अब यदि हम CSTO की बात करें तो यह सिक्योरिटी ट्रीटी थी, जिस पर 1992 में 6 देशों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन 6 देशों में आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। ताशकंद में आयोजित होने के कारण इसे ताशकंद समझौता या फिर ताशकंद संधि भी कहते हैं। 2002 में इस ट्रीटी को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। इस टॉपिक पर UPSC ने 2023 के IAS प्री एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चा में रहने वाले क्षेत्र एक तरफ था और दूसरी तरफ था समाचारों में होने का कारण। उत्तर कीवू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में विद्रोह, खेरसान और जापरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। इसमें ऑप्शंस जो दिए गए थे केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है D यानी कोई भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने विस्थापन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 की शुरुआत से मई 2024 तक की अवधि में वैश्विक स्तर पर 120 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा। संघर्ष, उत्पीड़न और हिंसा इस विस्थापन के प्राथमिक उत्प्रेरक थे, जिससे 2023 के अंत तक अनुमानित 117.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए। यह दुनिया की आबादी का लगभग 1.5% है, जो 2022 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापन ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। UNHCR की माने तो वैश्विक विस्थापित जनसंख्या अब लगभग जापान की जनसंख्या के बराबर हो गई है। वहीं गाजा, सूडान और म्यांमार में संघर्षों ने और भी अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में बदलाव नहीं होता तो विस्थापितों की तादाद और भी बढ़ सकती है। 2023 में कई क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण उथल-पुथल का सामना किया। इसके चलते लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अप्रैल 2023 में शुरू हुए सूडान के संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक को जन्म दिया है, जिसमें दिसंबर तक 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को
पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह गाजा में चल रहे संघर्ष ने 1.7 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया। अन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, सीरिया और आर्मेनिया शामिल हैं। वहीं इस रिपोर्ट से एक हैरतअंगेज बात पता चलती है कि 75% शरणार्थियों और प्रवासियों ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शरण ली है। इससे इस धारणा को चुनौती मिलती है कि अधिकांश शरणार्थी अमीर देशों में चले जाते हैं। हालांकि नए शरण आवेदनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ 5 देशों में केंद्रित है, जिसमें 1.2 मिलियन आवेदनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। उसके बाद जर्मनी, मिस्र, स्पेन और कनाडा है। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। UNHCR वर्तमान में 135 देशों में काम कर रहा है और इस संस्था ने 50 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों को सफलतापूर्वक अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद की है। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है कोल्ड लावा। कोल्ड लावा ज्वालामुखी राख, मलबे और पानी का एक खतरनाक मिश्रण है। इसे लहार भी कहा जाता है। जब पानी ज्वालामुखी के ढलानों पर ज्वालामुखीय राख और मलबे के साथ संपर्क में आता है तब इसका निर्माण होता है। इससे इसमें नदी जैसा प्रवाह विकसित हो जाता है और यह अपनी गति और बल के कारण पिघले हुए लावा से भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। ध्यान दीजिए कि कोल्ड लावा सिर्फ इसे नाम दिया गया है, वैसे नेचर में यह गर्म ही होता है। यह गीले कंक्रीट के उबलते हुए घोल जैसा दिखता है। यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर सकता है, जिसमें इमारतें, पुल और सड़कें आदि सब कुछ शामिल है। हाल में इंडोनेशिया के सुमात्रा में इसका प्रकोप देखा गया था। चलिए अब देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। लंबित अदालती मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय मुकदमा नीति को मंजूरी दी है। इसका मकसद अदालत के सभी स्तरों पर त्वरित न्याय पर जोर देना और सरकार को कुशल तथा जिम्मेदार सरकार में बदलना है। इसमें अदालत के सभी स्तरों, सुप्रीम कोर्ट, उच्च अदालत, निचली अदालत, न्यायाधिकरण और उपभोक्ता अदालत आदि को शामिल किया जाता है। इसके तहत उच्च कानूनी लागतों को कम करने के साथ उन मामलों की संख्या को भी कम किया जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष है। राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का मसौदा कई सालों से तैयार किया जा रहा था। इसके स्वरूप पर लगातार सरकारों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था। आखिर बार इसे 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री M वीरप्पा मोइली ने राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति बनाई थी, मगर यह कभी आगे नहीं बढ़ पाई। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन को छोटा करने की मांग कर रहे हैं। ये विकास कार्यों को अनुमति देने के लिए प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन की सीमा में कटौती चाहते हैं। केंद्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल ने पश्चिमी घाट के 56,825 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव का पहला चरण मार्च 2014 में जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। पैनल ने राज्यों की मांगों पर विचार करने की बात कही है, पर उसने पारिस्थितिकी संरक्षण के सिद्धांतों और एक समान दृष्टिकोण से समझौता करने से इनकार किया है। भारत का पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी तट के समानांतर चलती पहाड़ों की एक श्रृंखला है। यह उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड ने भारत के 2 लाख विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में मदद देने का ऐलान किया है। दरअसल ओरेकल क्लाउड और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य में छात्रों को रोजगार परक ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए नान मधुलवन पहल के तहत एक खास प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत यह कंपनी क्लाउड, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और अन्य उभरती तकनीकों में भारत के 2 लाख विद्यार्थियों के ट्रेनिंग में मदद करेगी। इस ट्रेनिंग के लिए तमिलनाडु के 900 से ज्यादा कॉलेजों के 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर खोजे। इन्हें मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में खोजा गया है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर ने इन तीनों क्रेटर के नामकरण को मंजूरी दे दी है। इनमें एक क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूभौतिकविद प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर रखा गया है।
प्रोफेसर लाल 1972 से 1983 तक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। दूसरे क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के एक कस्बे के नाम पर मुरसन क्रेटर रखा गया है, जबकि तीसरे का नाम बिहार के एक शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांस ग्रैंड प्रिक्स विजेता ऑल वी इमेजिन एज लाइट के कलाकारों और क्रू को सम्मानित किया। पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था। इसी के साथ यह 3 दशकों में प्रतिष्ठित मुख्य प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। मुख्यमंत्री ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने वाले कलाकारों कानी कुसुरुति, दिव्या प्रभा, थ्रेदु हारून और अजीज नेदुमंगत को सम्मानित किया। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, संत थिरुमंगई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे दक्षिण भारत के 12 नयनार संतों में से अंतिम संत हैं। उन्हें वैष्णव परंपरा से जुड़े होने के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित गलत कथन है या है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का पहला सबसे बड़ा उत्सर्जक है। चीन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल बहुत छोटा होता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 और 3 सही हैं, या फिर कथन 1, 2 और 3 सही हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नामीबियाई और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास किया गया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न था, निजुत मोइना योजना किससे संबंधित है। बाल श्रम, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बाल विवाह। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आज पूछे गए सवालों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। नमस्कार।